जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम रक्त के बारे में समझेंगे। रक्त के भीतर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। दोस्तों, इसके पहले बायोलॉजी के 5 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें शामिल है कोशिका, कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र जो कि फेफड़े से संबंधित है, और परिसंचरण तंत्र जो हृदय से संबंधित है। दोस्तों, इस चैप्टर में हम हृदय के कार्य, हृदय रक्त को किस प्रकार से पंप करता है, और यंत्र जो होते हैं ईसीजी जैसे हो गया, स्टेथोस्कोप हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी ले चुके हैं। शिरा धमनी क्या होती है, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। रक्त किस प्रकार से हमारे पूरे शरीर में घूमता है, O2 और CO2 का परिवहन किस प्रकार से करता है, ये सभी जानकारी दोस्तों परिसंचरण तंत्र के अंदर हम समझ चुके हैं। तो दोस्तों, इन चैप्टर्स को आप लोग एक बार ज़रूर देख लें, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट जो है तो क्लियर हो सके। अब हम समझेंगे दोस्तों रक्त, यानी कि रक्त में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, रक्त में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर बना है रक्त, इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रक्त जो होता है वो एक प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड का मतलब दोस्तों आप लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग चाय छानते हैं, तो चाय में से चाय जो है तो नीचे बह जाती है, कप में बह जाती है, और छन्नी में जो है तो चाय पत्ती बच जाती है। इस प्रकार से होता है कोलाइड। ये दोस्तों एक परिभाषा नहीं है, हम इसको समझने के लिए बता रहे हैं। इस प्रकार से होता है कोलाइड। दोस्तों, रक्त एक संयोजी ऊतक होता है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त का अध्ययन 2 होते हैं दोस्तों, हीमेटोलॉजी और सेरोलॉजी। इन दोनों में जो है तो रक्त का अध्ययन किया जाता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त क्षारीय होता है। दोस्तों, पीएच मान जो होते हैं वो 1 से 6 तक अम्लीय होते हैं, और 7 के ऊपर, अगर कोई पीएच मान 7 के ऊपर है तो वो क्षारीय हो जाएगा, और 7 है तो वो उदासीन हो जाएगा, और जो 7 के नीचे हैं वो अम्लीय होते हैं। तो दोस्तों, रक्त का जो पीएच मान है वो क्षारीय होता है 7.4। रक्त का शुद्धिकरण दोस्तों फेफड़ों में होता है। फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से CO2 जो है तो बाहर निकलती है और ऑक्सीजन जो है तो अंदर जाता है, ये दोस्तों हम श्वसन तंत्र नामक चैप्टर में फेफड़े के बारे में पूरी जानकारी दिए हैं। तो दोस्तों आप लोग फेफड़ा चैप्टर को ज़रूर देखें, जिससे कि आप लोगों का ये जो जानकारी है क्लियर हो सके। दोस्तों, रक्त को छानने का काम कौन करता है, तो किडनी। रक्त को छानना यानी कि रक्त से यूरिया को बाहर निकालना। रक्त में जो है दोस्तों तो यूरिया पाई जाती है। रक्त यूरिया को लेके घूमता है, और जब किडनी से गुजरता है तो किडनी जो है तो रक्त से यूरिया को निकाल के मूत्र के रास्ते बाहर कर देता है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों हम समझते हैं रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है। दोस्तों, रक्त का निर्माण भ्रूण में, यानी कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, और नवजात शिशु में, तो रक्त का निर्माण इनमें जो है तो लीवर में होता है। वयस्क मनुष्यों में अस्थि मज्जा में होता है। दोस्तों, ये जो हड्डी है हमारी, इस प्रकार से हमारी हड्डी होती है। हड्डी के बीच में अस्थि मज्जा पाया जाता है। हड्डी के बीच में ये अस्थि मज्जा पाया जाता है। यहीं पर जो है तो रक्त का निर्माण होता है। दोस्तों, जो लोग मांस खाए होंगे, यानी कि मुर्गा जो लोग खाए होंगे, मुर्गा या फिर बकरा जो लोग खाए होंगे, वो हड्डियों को चबा के खाते हैं। यही बोन मैरो जो होता है तो वो लोग खाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है कि हड्डी के बीच में जो भाग होता है वही होता है अस्थि मज्जा। यहीं पर जो है तो रक्त का निर्माण होता है। रक्त की मात्रा, दोस्तों रक्त की मात्रा हमारे शरीर का 7% होता है, यानी कि हमारे शरीर के वजन का 7% रक्त होता है। पुरुषों में रक्त 5 से 6 लीटर पाया जाता है, महिलाओं में 4 से 5 लीटर पाया जाता है। इस प्रकार से जो है तो रक्त पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल 200 ग्राम पर डेसीलीटर रक्त में पाया जाता है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये दिल से निकलने वाली, हृदय से निकलने वाली महाधमनी है। महाधमनी है ये, हृदय से निकलने वाली महाधमनी है। तो महाधमनी में दोस्तों तो इस प्रकार रक्त बहता है, दिल से, हृदय से शरीर की ओर जाता है रक्त।
अगर इसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए, यानी कि तेल जो होता है, ऑयली चीज़ें जो होती हैं जो हम खाते हैं, अगर ऑयल यहाँ पर जमा हो गया, जैसे दोस्तों आप लोग इस प्रकार समझिए कि जैसे मोटरसाइकिल हो गई, मोटरसाइकिल का जो साइलेंसर होता है वहाँ पर कीट किस प्रकार से जमा होती है, ऑयल जो है तो किस प्रकार से जमा होता है। इसी तरह दोस्तों हमारी नस में, यानी कि जो महाधमनी होती है वहाँ पर अगर इस प्रकार से तेल जम जाए, ऑयल जो है तो जम जाए, तो रक्त का फ्लो नहीं हो पाता, यानी कि रक्त आगे की ओर नहीं बढ़ पाता। जब हमारा हृदय पंप करता है तो रक्त आगे नहीं बढ़ पाता, तो उसमें जो है तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये होता है कोलेस्ट्रॉल, इस प्रकार से जम जाता है हमारे नसों में, धमनियों में इस प्रकार से जम जाता है, जिससे बाद में प्रॉब्लम होती है। इसलिए ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। अब है दोस्तों हीमोग्लोबिन की मात्रा। दोस्तों हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन के अंदर एफ ही पाया जाता है, एफ ही यानी कि आयरन। पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा, हमारे रक्त के अंदर रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है वो पुरुषों में 14 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर होती है, और महिलाओं में 11 से 14 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा ये होती है। दोस्तों हमारे रक्त का लाल ही रंग क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण हमारे रक्त का रंग जो है तो लाल होता है। कॉकरोच में दोस्तों सफ़ेद रंग होता है। ऑक्टोपस में रक्त का रंग जो है तो नीला होता है। अब समझते हैं दोस्तों रक्त के कार्य। रक्त के कार्य क्या होते हैं? तो दोस्तों रक्त का काम होता है हमारे तापमान का नियंत्रण करना, ताप का नियंत्रण करता है, और पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, जैसे विटामिन हो गए, खनिज हो गए, इन पदार्थों का परिवहन करता है। गैसों का परिवहन करता है, O2 को ले जाता है और CO2 को बाहर करता है। दोस्तों जब हमारा रक्त फेफड़े से गुजरता है तो फेफड़ा जो है तो CO2 को खींच के बाहर कर देता है और हमारे रक्त में ऑक्सीजन को मिला देता है। ये दोस्तों श्वसन तंत्र में आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। और दोस्तों उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया हो गया, हमारा रक्त जो है तो यूरिया को लेके बहता है, और जैसे ही किडनी से गुजरता है तो किडनी रक्त से यूरिया को खींच के बाहर कर देती है। अब दोस्तों समझते हैं रक्त के घटक, यानी कि रक्त में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, रक्त किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों रक्त में दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक प्लाज्मा हो गया और दूसरा जो है तो रुधिराणु हो गए। ये रुधिराणु हो गए और प्लाज्मा। प्लाज्मा ये लिक्विड होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है, हमारे रक्त में 60% पाया जाता है। इसमें दोस्तों जल जो है तो 90% पाया जाता है, प्रोटीन 9% और अन्य खनिज 1% पाए जाते हैं। ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं। दोस्तों रक्त जो है, रक्त हमारा अपने आप में 100% हो गया, उसमें से 60% प्लाज्मा हो गया और 40% लगभग रुधिराणु हो गए। अब ये दोस्तों अगर हम प्लाज्मा की बात करें, सिर्फ प्लाज्मा की बात करें, तो प्लाज्मा अपने आप में 100% होगा, उसमें से 90% जल पाया जाएगा, 9% प्रोटीन हो गया और 1% जो है तो अन्य खनिज हो गए। दोस्तों प्लाज्मा में दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा में दो प्रोटीन पाए जाते हैं, एक फाइब्रिनोजिन हो गया और दूसरा जो है तो प्रोथ्रोम्बिन हो गया। ये दोनों चीज़ें जो है तो रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। तो इसको हम आगे समझेंगे जब रक्त का थक्का पढ़ेंगे, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग के बारे में जब पढ़ेंगे तब हम इनको समझेंगे। अब हम समझते हैं रुधिराणु। रुधिराणु में दोस्तों जो है तो तीन चीज़ें पाई जाती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स हो गई। तो RBC जो है दोस्तों तो ये लगभग 45 से 50 लाख होती हैं। RBC हमारे रक्त में 45 से 50 लाख होती हैं। इनका आकार जो है तो साइज जो है तो ये छोटा होता है। इनका जीवन काल 120 दिन का होता है, यानी कि RBC जो है तो हमारे रक्त में 120 दिन तक जिंदा रहती हैं। इसके बाद दोस्तों WBC हो गया। WBC हमारे रक्त में 8 से 10 हज़ार पाए जाते हैं। इनका साइज जो होता है तो ये बड़ी होती है। इन तीनों में से सबसे बड़ी होती है WBC और सबसे छोटी होती है RBC। दोस्तों WBC का जीवन काल होता है 3 से 4 दिन। इसके बाद है प्लेटलेट्स। इनकी संख्या दोस्तों 2.5 लाख से 4 लाख के बीच होती है। ये मीडियम साइज के होते हैं, मीडियम आकार के होते हैं।
इनका जीवन काल जो है तो 8 से 10 दिन होता है। तो दोस्तों चलिए अब हम डिटेल में समझते हैं आरबीसी क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, डब्ल्यूबीसी क्या होती हैं, किस प्रकार से इनका काम होता है, किस चीज़ में ये मदद करती हैं। इसी तरह हम प्लेटलेट्स को पढ़ेंगे। तो चलिए हम डिटेल में शुरू करते हैं। आरबीसी दोस्तों, आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। दोस्तों आरबीसी को एरिथ्रोसाइड बोलते हैं, एरिथ्रोसाइड भी कहते हैं। इनका आकार गोल होता है, ये सबसे छोटी होती हैं। संख्या में 45 से 50 लाख होती हैं, लगभग 4.5 से 5 मिलियन के बीच। दोस्तों 10 लाख का 1 मिलियन होता है, 10 लाख का 1 मिलियन हो गया, 20 लाख का 2 मिलियन हो गया, 30 लाख का 3 मिलियन। इसी प्रकार से दोस्तों 45 से 50 लाख यानी कि 4.5 मिलियन से 5 मिलियन के बीच होती हैं। इनका जीवन काल जो है तो 120 दिन होता है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा की जानकारी हम ले चुके हैं दोस्तों, किस प्रकार से अस्थि मज्जा होता है। हड्डियों के बीच में पाया जाता है अस्थि मज्जा। इस प्रकार से हमारी हड्डी हो गई, इसके बीच में पाया जाता है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो, हड्डियों के बीच में पाया जाता है। दोस्तों आरबीसी की कब्र, आरबीसी की कब्र यानी कि ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो प्लीहा, तिल्ली या फिर एस्प्लीन को कहते हैं। दोस्तों हमारे आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल जो होता है 120 दिन का होता है। दोस्तों आरबीसी जो है वो रक्त में बहती है। रक्त में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो रक्त में जो है तो प्लाज्मा हो गया, आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, प्लेटलेट्स हो गई। तो दोस्तों रक्त में जो है तो आरबीसी जब बहती है तो 120 दिन में ये मर जाती हैं। तो ये जो है तो प्लीहा नामक एक जगह होती है पेट के बगल से, यानी कि उदर गुहा के बगल से एक प्लीहा नाम की जगह होती है, तिल्ली नाम की जगह होती है, इसे एस्प्लीन भी बोलते हैं। तो वहाँ पर ये जो है तो आरबीसी जाकर जमा हो जाती है। दोस्तों इसमें आरबीसी तो मर जाती है लेकिन प्लाज्मा जिंदा रहता है। तो दोस्तों आवश्यकता पड़ने पर हमारा शरीर इस प्लाज्मा को दोबारा से यूज कर सकता है, इसलिए यहाँ पर इस जगह पर एस्प्लीन नामक जगह पर आरबीसी जमा हो जाती हैं, इसलिए इसे ब्लड बैंक कहते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है आरबीसी की कब्र किसे कहते हैं, तो ये तीनों नामों को आप लोगों को ध्यान रखना है, प्लीहा, एस्प्लीन, तिल्ली, इन तीनों नामों को आप लोगों को ध्यान रखना है। मानव की लाल रक्त कोशिकाओं में यानी कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है और ना ही लाइसोसोम पाया जाता है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछे कि क्या आरबीसी से डीएनए की जांच हो सकती है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों नहीं, आरबीसी से डीएनए की जांच नहीं हो सकती, क्योंकि केंद्रक के अंदर ही डीएनए और आरएनए पाया जाता है। डीएनए जो है तो केंद्रक के अंदर पाया जाता है। कोशिका के अंदर केंद्रक हो गया, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र हो गए, गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाया जाता है और डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में आप लोगों को कोशिका चैप्टर को देखना होगा, जिससे सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये काम करती हैं। केंद्रक के अंदर डीएनए होता है और आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, जिससे आरबीसी से डीएनए की जांच नहीं हो सकती। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आरबीसी के कार्य समझते हैं। आरबीसी के क्या कार्य होते हैं। दोस्तों आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के द्वारा किया जाता है, जो आरबीसी में पाया जाता है। दोस्तों आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा देखते हैं। इसके पहले हम पूरे रक्त के अंदर देखे थे, अब हम सिर्फ आरबीसी के अंदर देखते हैं हीमोग्लोबिन की मात्रा। तो पुरुषों में जो है तो 13 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है और महिलाओं में 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो इस प्रकार से इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी का आकार जो है तो बढ़ जाता है, जिससे घबराहट होने लगती है। दोस्तों आरबीसी की कमी से चक्कर आने लगते हैं, आलस्य आता है, कमजोरी होती है, किसी काम में मन नहीं लगता, ना ही पढ़ाई में मन लगता, ना ही किसी और काम में मन लगता। दोस्तों अगर किसी का आरबीसी ज़्यादा है, यानी कि आरबीसी की मात्रा अधिक है, 45, 50 लाख, 60 लाख है आरबीसी की मात्रा, तो वो व्यक्ति जो है तो एक्टिव रहता है,
उसका पढ़ाई में मन करता है, वो 7 से 8 घंटा 10 घंटा पढ़ लेता है। और जिसका आरबीसी कम हुआ उसका पढ़ाई में ही मन नहीं लगता। तो इस प्रकार से आप लोगों को इन चीज़ों को ध्यान रखना है। आरबीसी की कमी से इस प्रकार से ये कमजोरी आती है, कमजोरी हो जाती है, आलस्य चक्कर, यानी कि एक्टिव नहीं रहता व्यक्ति जो है तो एक्टिव नहीं रहता। इसलिए इन चीज़ों की दोस्तों आप लोग जाँच अवश्य करा लें। इस प्रकार होती है दोस्तों आरबीसी। आरबीसी का आकार इस प्रकार का होता है। इस प्रकार से दिखती हैं आरबीसी, ये गोल तरह की होती हैं। इस प्रकार ये रक्त के अंदर घूमती रहती हैं, रक्त के अंदर चलती हैं। अब देखते हैं दोस्तों डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। दोस्तों इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इनका आकार बदलता रहता है। ये सबसे बड़ी होती हैं। इनकी संख्या जो है तो 8 से 10,000 होती है। इनका जीवन काल 3 से 4 दिन होता है। निर्माण इनका भी अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि बोन मैरो में होता है। दोस्तों डब्ल्यूबीसी में केंद्रक, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, यानी कि डीएनए की जांच डब्ल्यूबीसी से हो सकती है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों डब्ल्यूबीसी का कार्य जो है तो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना होता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी में एंटीबॉडी पाई जाती है, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर की रक्षा करती है। रोगों से लड़ने में क्षमता होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। इसी में भक्षण करने की ताकत होती है, बैक्टीरिया को ख़त्म करने की ताकत होती है, बैक्टीरिया वायरस को खा के ख़त्म करने की ताकत होती है डब्ल्यूबीसी में। हमारे शरीर के सैनिक होती है डब्ल्यूबीसी जो है तो हमारे शरीर का सैनिक होता है। विटामिन ए जो होता है वो डब्ल्यूबीसी को बढ़ाता है। विटामिन ए डब्ल्यूबीसी को बढ़ाता है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों डब्ल्यूबीसी जो है तो ये 5 तरह की होती हैं। डब्ल्यूबीसी जो है तो 5 प्रकार की होती है। ये 3 जो है इनका कुछ खास काम होता नहीं है। हम इन दोनों के बारे में समझते हैं। इन दोनों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है डब्ल्यूबीसी में। तो दोस्तों जैसे ही हमारे शरीर में कोई वायरस या बैक्टीरिया एंटर करता है, जैसे ही हमारे शरीर में कोई वायरस घुसता है, तो ये जो एंटीबॉडी होता है यही हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो ये जो एंटीबॉडी होता है ये एक्टिव हो जाता है और उसको जाकर के देखेगा कि आखिर कौन घुसा है हमारे शरीर में, हमारे एरिया में कौन घुसा है। तो एंटीबॉडी को जैसे ही पता चलेगा कि कोई वायरस घुसा है तो ये दौड़ा दौड़ा आएगा लिम्फोसाइट के पास। एंटीबॉडी दौड़ा दौड़ा आएगा लिम्फोसाइट्स के पास और बोलेगा कि चलिए महाराज, दुश्मन अपने एरिया में घुस आया है, उसको मारना है। तो ये लिम्फोसाइट जो होता है ये उस वायरस को ख़त्म कर देता है। हमारे शरीर में जो वायरस घुसता है उसको लिम्फोसाइट जो है तो ख़त्म कर देता है। और जब वो वायरस ख़त्म हो जाता है, वायरस की डेड बॉडी को ख़त्म कौन करता है? दोस्तों जब वायरस ख़त्म हो जाता है तो उसकी डेड बॉडी जो है तो वहीं पर रहती है। तो उसकी डेड बॉडी को मोनोसाइट्स खाकर ख़त्म कर देता है। ये सबसे बड़ी होती है। इन 5 में से जो है तो मोनोसाइट्स बड़ी होती हैं। ये जीवाणु का भक्षण कर देता है। जैसे ही लिम्फोसाइट मार दिया वायरस को, तो ये मोनोसाइट्स जो होता है तो वायरस को खा करके ख़त्म कर देता है, गायब कर देता है। तो इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है? लड़ना, वायरस से लड़ना। और मोनोसाइट्स का काम क्या होता है? जीवाणु का भक्षण करना, यानी कि उसके बॉडी को ख़त्म करना। और एक दोस्तों ध्यान रखिएगा, लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी भी बनाता है। ये जो हमारे शरीर की रक्षा करता है एंटीबॉडी, इसको भी बनाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। लिम्फोसाइट जो है तो एंटीबॉडी बनाता है और एंटीबॉडी जो है तो रोगों से लड़ता है। अगर एंटीबॉडी कमज़ोर पड़ गया तो ये लिम्फोसाइट्स लड़ता है, खुद लिम्फोसाइट्स लड़ता है और वायरस को जो है तो ख़त्म कर देता है। और मोनोसाइट जो है तो जीवाणुओं का भक्षण करके गायब कर देता है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों इस प्रकार की होती हैं डब्ल्यूबीसी। ये हैं डब्ल्यूबीसी, सफ़ेद कलर की जो दिख रही हैं ये है डब्ल्यूबीसी। ये है डब्ल्यूबीसी। और ये जो रेड कलर में दिख रही हैं ये है आरबीसी। इस प्रकार से ये चीज़ें रक्त में घूमती रहती हैं। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम समझते हैं प्लेटलेट्स। इन्हें बिम्बाणु भी कहते हैं। दोस्तों प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इनकी संख्या 2.5 लाख से 4 लाख के बीच होती है। इनका जीवन काल जो है तो 8 से 10 दिन होता है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है।
इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ध्यान रखिएगा, प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी में भी केंद्रक नहीं पाया जाता। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसका काम होता है दोस्तों रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना। प्लेटलेट्स रक्त के थक्का बनने में सहायता करता है। इस प्रकार का होता है दोस्तों, इस प्रकार का होता है प्लेटलेट। ये हो गया प्लेटलेट, और ये जो घूम रही हैं गोल गोल, ये हैं आरबीसी। इस प्रकार से तीनों चीज़ों को देखिए दोस्तों एक साथ है। ये हो गई डब्ल्यूबीसी, ये हो गई आरबीसी, और इधर ये हो गए प्लेटलेट्स। तो इस प्रकार से ये तीनों चीज़ें होती हैं, तो इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब हम समझते हैं क्लोटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त का थक्का किस प्रकार से जमता है, रक्त का थक्का बनने में कौन कौन मदद करता है। तो दोस्तों रक्त का थक्का बनने में प्लेटलेट मदद करती हैं। प्लेटलेट्स को थ्रम्बोसाइट कहते हैं। प्लेटलेट को जो है तो थ्रम्बोसाइट कहते हैं। तो ये जो प्लेटलेट होती हैं वायु के संपर्क में आकर थ्रम्बोप्लास्टिन का निर्माण करती हैं। प्लेटलेट्स जो होती हैं यानी कि थ्रम्बोसाइट्स जो होती हैं, ये वायु के संपर्क में आकर थ्रम्बोप्लास्टिन का निर्माण करती हैं। थ्रम्बोप्लास्टिन जो होता है ये कैल्शियम के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है। तो थ्रम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलकर थ्रोम्बिन का निर्माण करते हैं, और थ्रोम्बिन जो है तो फाइब्रिनोजिन प्रोटीन से मिलकर फाइब्रिन का निर्माण करती है। दोस्तों ये फाइब्रिन जो होता है ये एक जालीनुमा संरचना होती है, इस प्रकार से छन्नी जैसे, इस प्रकार से एक संरचना होती है। फाइब्रिन जो होता है ये इस प्रकार से संरचना होती है। तो ये रुधिराणु के साथ मिलकर जो है तो रक्त का थक्का बना देता है। जैसे दोस्तों आप लोग समझिएगा, जैसे हम दूध छानते हैं, छन्नी से दूध छानते हैं तो ऊपर मलाई रह जाती है, दूध बाहर निकल गया, ऊपर मलाई रह गई। इस जाली में ये रुधिराणु जो होते हैं, रुधिराणु में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। तो ये जो रुधिराणु होते हैं ये इस जाली में फंसकर रक्त का थक्का बना देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से रक्त का थक्का बनता है। थ्रम्बोसाइट जो होती हैं यानी कि प्लेटलेट्स जो होती हैं वायु के संपर्क में आके थ्रम्बोप्लास्टिन का निर्माण करती हैं। और दोस्तों थ्रम्बोप्लास्टिन जो होता है ये कैल्शियम धातु के साथ मिलकर और प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलकर थ्रोम्बिन का निर्माण करते हैं। और ये जो थ्रोम्बिन होता है ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन के साथ मिलकर फाइब्रिन का निर्माण करता है। ये फाइब्रिन जो होता है ये जालीनुमा संरचना होती है जो रुधिराणु के साथ मिलकर रक्त का थक्का जमा देता है। दोस्तों आप समझते हैं कि रक्त का थक्का बनने में कौन कौन मदद करता है। तो रुधिराणु में जो है तो थ्रम्बोसाइट्स मदद करती हैं। प्रोटीन में दो होते हैं, फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, ये प्लाज्मा की सतह पर पाए जाते हैं। और धातु या तत्व, इनमें कैल्शियम होता है, धातु या तत्व कैल्शियम होता है, विटामिन के होता है। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें जो है तो रक्त का थक्का बनने में मदद करती हैं। दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया होने में विटामिन के का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये पूरी प्रक्रिया होने में जो है तो विटामिन के का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसीलिए दोस्तों हम बचपन से सीखे हैं कि विटामिन के जो है तो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। रक्त का थक्का बनने में कोई अकेला नहीं मदद करता है, ये सभी चीज़ें जो है तो रहती हैं। रक्त का थक्का बनने में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। दोस्तों अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता। जब कट लगता है, हमारे हाथ में कट लगता है तो बाहर ही रक्त का थक्का क्यों बनता है। हमारे शरीर के अंदर रक्त बहता है जो, तो उसमें थक्का क्यों नहीं जमता है। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा आप लोग, रक्त का थक्का जो है तो अगर हमारे शरीर के अंदर बन जाएगा तो वो हेमरेज हो जाएगा, और इसका जिम्मेदार विटामिन के होता है। इसका जिम्मेदार जो है तो विटामिन के होता है। अब दोस्तों यहाँ पर समझिएगा कि हमारे शरीर के अंदर जो रक्त बहता है उसमें रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता है। तो दोस्तों हमारे शरीर में जो रक्त बहता है उसमें एक एंटी क्लॉटिंग होता है जिसे हेपेरिन कहते हैं। हमारे रक्त के अंदर एंटी क्लॉटिंग होता है जिसे हेपेरिन कहते हैं। ये हवा के संपर्क में मर जाता है। दोस्तों हेपेरिन का काम क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं तो ये रक्त का थक्का बनने में जो है तो मदद करती हैं। ये चाहती हैं कि हम रक्त का थक्का बना दें, लेकिन हेपेरिन जो होता है
रक्त का थक्का नहीं बनने देता। हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनने से कौन रोकता है? तो हेपेरिन रोकता है। हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का ना बनने का कारण हेपेरिन है, क्योंकि ये सबको रोक के रखता है कि रक्त का थक्का अभी नहीं बनाना। ये एंटी क्लोटिंग होता है। दोस्तों, जैसे ही हमारे हाथ में कट लगता है तो हवा के संपर्क में आते ही ये हेपेरिन जो होता है ये मर जाता है। जैसे ही हमारा रक्त बाहर आता है, रक्त में हेपेरिन होता है, तो हेपेरिन जो होता है तो ये रक्त के संपर्क में जैसे ही आता है तो मर जाता है। इसलिए ये चीज़ें जो होती हैं तो ये खुली छूट पा जाते हैं और रक्त का थक्का जो है तो जमा देते हैं, क्योंकि इनके रोकने के लिए कोई नहीं रहता। जो रहता है हेपेरिन वो मर जाता है। इस प्रकार से दोस्तों रक्त का थक्का जो है तो बन जाता है। तो हेपेरिन को आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों कि हमारे शरीर के अंदर रक्त क्यों नहीं जमता, तो इसका कारण होता है हेपेरिन, क्योंकि वहाँ हेपेरिन जिंदा होता है और वो रक्त का थक्का बनने से रोकता है। दोस्तों, फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपेरिन, इनका निर्माण जो है तो लीवर में होता है। इन तीनों चीज़ों का निर्माण लीवर में होता है। हेपेरिन कहाँ बनता है? लीवर में। फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों प्रोटीन जो है तो लीवर में बनते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है। ये तीनों चीज़ें जो है तो लीवर में बनते हैं। अब दोस्तों बीमारियों के बारे में समझते हैं। दोस्तों, डेंगू नामक जो बीमारी होती है ये बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है। ये प्लेटलेट्स की कमी के कारण होती है। बीमारी जो है तो डेंगू बीमारी प्लेटलेट्स की कमी से होती है। HIV नामक रोग जो है तो WBC की संख्या बढ़ने के कारण होता है। RBC में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। दोस्तों, इन बीमारियों को हम एक अलग वीडियो में समझेंगे, डिटेल में समझेंगे कि इनका इलाज किस प्रकार से होता है। HIV क्या है, किस वायरस के कारण होता है, हीमोग्लोबिन में किस RBC में किस प्रकार से हीमोग्लोबिन कम होता है जिससे कि एनीमिया रोग होता है। ये हम बीमारी वाले चैप्टर में समझेंगे। दोस्तों, अगली वीडियो में हम रक्त समूह के बारे में समझेंगे। ब्लड ग्रुप की पहचान किस प्रकार से की जाती है। दोस्तों, हम इतना सटीक समझेंगे कि आप खुद से अपना ब्लड ग्रुप चेक कर सकते हो। ब्लड ग्रुप से संबंधित संपूर्ण जानकारी अगली वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल रिवीजन स्टडी जीके को सब्सक्राइब करें, जिससे अपलोडेड वीडियो की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।